नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आपके सामने एनपीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न उपलब्ध कराता है। एनपीएस को ट्रिपल ई यानी कि एक्सेम्प्ट के तहत रखा गया है, जिसमें कि निवेश पर व निवेश के लाभ पर एवं मैच्योरिटी तीनों स्तर पर आयकर मुक्त है, जैसा कि ईपीएफ व पीपीएफ के मामले में उपलब्ध है। यह योजना 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आरंभ की गई थी। बाद में 1 मई 2009 को सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दी गई। इस योजना के सहारे सरकार शुरुआती योगदान करके खुद को पेंशन प्रदान करने की जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश की है। एनपीएस के शुरुआत में कर्मचारी को बेसिक पे और डीए का 10% उतना ही सरकार को योगदान करना पड़ता था। बाद में 1 अप्रैल 2019 से केंद्र सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। कर्मचारी व सरकार के अंशदान से संचित राशि निश्चित वित्तीय संस्थान को मिलती है, जिसका मैनेजमेंट पीएफआरडीए के दिशा निर्देशों पर किया जाता है। एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं, टीयर 1 व टीयर 2। टीयर 1 में से 60 साल की उम्र के पहले राशि निकालना आसान नहीं होता है। टीयर 2 खाता कोई भी टीयर 1 खाता धारक खोल सकता है। इस अकाउंट के सहारे खाता धारक बिना डीमैट अकाउंट के लिस्टेड फंड मैनेजर व इक्विटी में निवेश कर सकता है। इस अकाउंट से खाता धारक कभी भी पैसे निकाल व जमा कर सकता है, अतः यह एक बचत खाते की तरह भी कार्य करता है। टीयर 2 अकाउंट खोलना अनिवार्य नहीं है, यह खाता धारक की इच्छा पर निर्भर करता है। टीयर 2 अकाउंट की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। किसी भी समय आप टीयर 2 से टीयर 1 में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसमें से पैसे निकालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। इस खाते के लिए अलग से नॉमिनी बना सकते हैं। एनपीएस के निवेश पर इनकम टैक्स में भी छूट उपलब्ध है, जैसे कि कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान जो कि बेसिक पे प्लस डीए का 10% होता है। धारा 80CC(d)(1) के तहत छूट मिलता है, लेकिन यह छूट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत है। धारा 80CC(d)(2) के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा किया गया योगदान जिसका कि कोई सीमा नहीं है और यह 80C के सीमा के अतिरिक्त है। कर्मचारी द्वारा किया गया स्वैच्छिक रूप से टीयर 1 में योगदान 50,000 या इससे अधिक की राशि यदि जमा करता है तो धारा 80CC(d)(1)(b) के तहत 50,000 की अतिरिक्त कटौती का इनकम टैक्स में दावा कर सकता है। टीयर 2 अकाउंट में जमा की गई किसी भी तरह की राशि पर इनकम टैक्स में छूट उपलब्ध नहीं है। एनपीएस में कितना रिटर्न मिलता है या एनपीएस कितना लाभप्रद है, देखते हैं। एनपीएस में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है और न ही सरकार हर वर्ष रिटर्न की घोषणा करती है। इसमें मिलने वाला रिटर्न आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया निवेश के विकल्प और फंड मैनेजर पर आधारित है। निवेश करते समय आप यह बता सकते हैं कि आपका पैसा कैसे निवेश करना है। एनपीएस खाता खोलने के बाद आप चाहें तो यह निवेश का पैटर्न भी बदल सकते हैं और आप निवेश के कई विकल्प हैं, जैसे कि यदि आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो भारी जोखिम भरा रहता है, लेकिन अच्छे रिटर्न मिलने का ऑप्शन भी इसी में ही रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने पर जोखिम कुछ कम होता है, लेकिन साथ साथ ही इस पर मिलने वाले रिटर्न भी कम हो जाते हैं। सरकारी बॉन्ड इसमें कम रिटर्न मिलता है, लेकिन निश्चित दर पर मिलता है तथा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अतः हमें अधिक रिटर्न हासिल करने के लिए जोखिम भी उतना ही अधिक उठाना होगा। इसीलिए निवेश की कुछ सीमाएं भी है,
यहाँ पर आपको निवेश के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्टिव चॉइस एवं ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप असेट एलोकेशन कर सकते हैं, यानी कि ई, सी व जी कैटेगरी में किस अनुपात में निवेश करना है इसका चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि स्कीम जी, जिसमें 100% निवेश सरकारी बॉन्ड में होगा और रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। स्कीम LC25, इसमें आपके निवेश की राशि का 25% इक्विटी में तथा शेष 75% राशि कॉर्पोरेट बॉन्ड एवं सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। स्कीम LC50, इसमें आपके निवेश राशि का 50% इक्विटी में तथा शेष 50% राशि कॉर्पोरेट एवं सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। इसी तरह ये स्कीम LC75, इसमें आपके निवेश राशि का 75% इक्विटी में तथा शेष 25% राशि कॉर्पोरेट व सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। इस स्कीम को एग्रेसिव स्कीम भी कहा जाता है, यानी इसमें सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहता है। एनपीएस खाता धारक न केवल एसेट क्लास या फंड का विकल्प चुन सकता है, बल्कि पेंशन फंड मैनेजर भी चुन सकता है। वर्तमान में 8 पेंशन फंड मैनेजर हैं। LIC पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड, बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट। यदि एनपीएस धारक पेंशन फंड मैनेजर व एसेट एलोकेशन करने में असमर्थ होता है या इच्छा जाहिर नहीं करता, तो भारत सरकार व PFRDA द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार 3 एसेट क्लास E, C व G में पूर्व निर्धारित अनुपात व पोर्टफोलियो के लाइफ साइकिल में निवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए एनपीएस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो उस समय ऑटो चॉइस के अंतर्गत 50% निवेश इक्विटी में, 30% निवेश कॉर्पोरेट बॉन्ड तथा 20% राशि सरकारी बॉन्ड में किया जाता है। यह अनुपात 36 वर्ष की उम्र तक मेंटेन किया जाता है। 36 वर्ष की उम्र के बाद सरकारी बॉन्ड में निवेश 55 वर्ष की उम्र तक हर साल बढ़ेगा, जब तक कि इक्विटी में 10%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10% व सरकारी बॉन्ड में 80% की राशि का अनुपात नहीं पहुंच जाता है। सरकारी क्षेत्र के एनपीएस अकाउंट के मामले में पेंशन फंड मैनेजर जैसे कि SBI, UTI व LIC अधिकतम 15% राशि ही इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरकारी क्षेत्र के मामले में सिर्फ 15% राशि ही इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। बाकी 85% की राशि को फिक्स्ड इनकम सोर्स या सरकारी बॉन्ड में ही निवेश किया जाता है। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट से राशि का निकालना या खाता बंद करना। पहली स्थिति, यदि खाता धारक की उम्र 60 साल हो गई हो या कि नौकरी से रिटायर हुआ हो, तो उस समय पेंशन फंड में संचित राशि का कम से कम 40% हिस्से की वार्षिकी यानी पेंशन फंड प्रदान करने वाली एजेंसी में मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा करना पड़ेगा तथा शेष राशि को एक मुश्त निकाल सकते हैं। और यदि कुल संचित राशि 2 लाख रुपए या इससे कम है तो पूरी राशि आहरण भी कर सकता है। दूसरी स्थिति, यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति, पत्नी या कि नॉमिनी को पेंशन फंड में संचित राशि का कम से कम 80% राशि पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसी में मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा करना होगा तथा शेष राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं। और यदि कुल संचित राशि 2 लाख रुपए या इससे कम है तो पूरी राशि भी निकाल सकते हैं। तीसरी स्थिति, समय पूर्व निकासी या VRS की स्थिति में खाता धारक को कम से कम 80% राशि की वार्षिकी खरीदना पड़ेगा। वह शेष राशि की एक मुश्त निकासी कर सकता है। यदि उस समय खाते में कुल संचित राशि 1 लाख रुपए या कम है तो पूरी राशि की निकासी कर सकता है। चौथी स्थिति,
पार्शियल विथड्रॉवल, यदि खाता धारक को घर खरीदना हो, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या कि परिवार में किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, उस समय स्वयं के अनुदान का 25% की राशि आहरित कर सकता है और पूरे कार्यकाल में केवल 3 बार इस विकल्प का उपयोग कर सकता है। वार्षिकी एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसमें खरीद मूल्य तथा नियमित पेंशन राशि के भुगतान का प्रावधान होता है। पेंशन प्लान मुख्यतः 2 फिलॉसफी पर आधारित है। पहला, खरीदी मूल्य वापसी पर आधारित, जबकि दूसरा, खरीद मूल्य को पेंशन में यूटिलाइज करना। इसके आधार पर 5 प्लान उपलब्ध हैं। जीवन के लिए वार्षिकी, इस प्लान के अंतर्गत खाता धारक को जीवन भर प्रति माह एक निश्चित पेंशन राशि मिलती है। इस स्कीम में सबसे ज्यादा पेंशन प्राप्त होता है। दूसरा है मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए वार्षिक, इस प्लान के अंतर्गत खाता धारक को जीवन भर पेंशन मिलती है तथा उसके मृत्यु के बाद नॉमिनी को वार्षिकी यानी कि पेंशन फंड की मूल राशि लौटा दिया जाता है। तीसरा है अभिदाता की मृत्यु पर जीवन साथी को दे 100% के साथ जीवन के लिए दे वार्षिकी। इस प्लान के अंतर्गत खाता धारक की यदि मृत्यु होती है तो 100% पेंशन राशि उसके जीवन साथी को आजीवन मिलता रहता है। चौथा है 100% के साथ जीवन के लिए दे वार्षिकी, वार्षिकी की खरीद पर एनुइटी की मृत्यु पर जीवन साथी को दे, यानी कि इस प्लान के अंतर्गत खाता धारक की मृत्यु पर 100% पेंशन राशि उसके जीवन साथी को शुरू कर दी जाती है। बाद में जीवन साथी की मृत्यु पर वार्षिकी राशि उसके बच्चों या कानूनी वारिस को लौटा दिया जाता है। डिफॉल्ट एन्युटी स्कीम, यह स्कीम सरकारी क्षेत्र के एनपीएस धारक को उपलब्ध है। इसमें खाता धारक को जीवन और पेंशन के बाद उसके जीवन साथी को और उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद आश्रित माता पिता को भी पेंशन मिलती रहती है यदि वो जीवित हैं तो। अंत में इन सब को कवर करने के बाद वार्षिकी की मूल राशि को उनके बच्चों को या कानूनी वारिस को लौटा दिया जाता है। वर्तमान में वार्षिकी यानी कि पेंशन प्रदान करने वाली 5 संस्थाएं हैं। पहला भारतीय जीवन बीमा निगम, दूसरा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चौथा एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 5वां है स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस वीडियो में एनपीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करने की भरपूर कोशिश की गई है। फिर भी यदि कुछ जानकारी छूट गई हो तो कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका समाधान करेंगे। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।